फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोगों का सेशन है इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। इसमें हम लोग जो है कैश फ्लोज की सारी फाउंडेशन जो है हम लोग देख लेंगे। सर हमने सबसे पहले बात की थी कि सर IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है ये वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सही है, जस्ट लाइक एनी अदर कंपोनेंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। सही है, शुरू के दो आप ऑलरेडी जो है अपने बेसिक लेवल पर पढ़ चुके भी हो। ठीक है, अगर कोई रिवाइज करना चाहता है तो इस पर जो है वो मैंने अपने लेक्चर जो हैं इनफैक्ट अपने चैनल पर ही जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डाल दी है। तो जो है अगर आप एक दफ़ा देख लो वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक का, तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स में आपको कभी इशू भी नहीं होगा और जो है पेपर पर्सपेक्टिव से भी जो है सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूँ सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है इट्स वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल्स। यू नो कि जब आप बिज़नेस चला रहे होते हो तो बिज़नेस में दूसरी चीज़ों के साथ जो है जो आपकी लिक्विडिटी होती है कि आपके पास कैश कितना है, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप जो है आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप अपने जो है रोज़मर्रा के जो है खर्चे पूरे नहीं कर सकते। मगर अगर आपके पास कैश है, आप नुकसान में हो ना, तो वो बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली शोज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर मैंने आपको रेशनलाइज भी करवाया था लास्ट सेशन में कि किस तरीके से अगर आपके पास जो है एक दिन में अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपका क्रेडिट पीरियड जो है वो एक दिन का है और अगर आपका क्रेडिट पीरियड लेट से 6 महीने का है, तो आपके जो है पैसे की रोलिंग में और प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, क्योंकि सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी सर, दो किस्म की बेसिस होती हैं, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। तो सर याद रखें आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो आपकी कैश बेसिस पर होती है, सिवाय पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी एक्रूवल बेसिस पर होती है, सिवाय आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका कैश बेसिस पर बनता है, ये वाहिद स्टेटमेंट है जो आपकी कैश बेसिस पर बनती है, बाकी जितनी भी अकाउंटिंग है वो आपकी सबकी सब एक्रूवल बेसिस पर होती है। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या, इसकी आप जो है ज़रा डेफिनेशन बताएं। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इट्स नथिंग, देखें आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों की जो रिकन्सिलिएशन है उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हो। अलबत्ता स्टैंडर्ड ने एक फॉर्मेट बताया हुआ है, उस फॉर्मेट के तहत जो है वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। सही है, वो फॉर्मेट क्या है कि आपने अपनी कैश फ्लोज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन 3 टुकड़ों में तोड़ के आपने बताना होता है। सही है सर। अच्छा सर, हमने बचपन में पढ़ा था कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? दोनों सेम है, बस फ़र्क इतना है कि कैश बुक का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बड़ा बेढंगा सा फॉर्मेट होता है, तुमने देखा होगा वो टी अकाउंट की फॉर्म में तुम बना रहे होते हो। यहाँ जो है बाकायदा आपका फॉर्मेट है, क्योंकि अब जो तुम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो या रिपोर्टिंग कर रहे हो वो यूज़र के लिए कर रहे हो, और यूज़र कुड बी इंजीनियर, कुड बी डॉक्टर, इनफैक्ट ही कुड बी अ नॉन अकाउंटेंट। तो नॉन अकाउंटेंट को अगर तुम कैश बुक दिखाओगे तो शायद वो नहीं समझेगा, बट जब तुम नॉन अकाउंटेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओगे तो वो समझ जाएगा, हालांकि दोनों सेम चीज़ है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो जो तुमने बचपन में कैश बुक पढ़ी थी और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हो ये सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ जो है यूज़र के पर्सपेक्टिव से आप जो है थोड़ा सा जो है अपनी कैश बुक का जो यानी आई वुड से जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना रहे हैं। सही है ना सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इट्स नथिंग बट जस्ट अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू 3 categories: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities। अच्छा सर, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सर ये क्या चीज़ हैं? इसके ऊपर सर मैंने आपको बर्ड्स आई व्यू दिया था, आज इंशाल्लाह डिटेल में हम एक एक उस पर इंसाइक्लोपीडिया खोलेंगे। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर आपने मेन कारोबार करके कैश कितना कमाया या कितना गवाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके आपने कितना कमाया कैश या कितना गवाया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर बिजनेस को जो फाइनेंस मिला है, सही है, या बिजनेस को जो लेंडर से या ओनर से जो पैसे मिले हैं उसके अगेंस्ट बिजनेस ने कैश कितना अर्न किया या कैश कितना जो है रीपे किया या इंटरेस्ट के नाम पे कितना या डिविडेंड के नाम पे कितना दिया। सही है, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखना है, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा सर, फिर लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि सर जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सर कैश इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट एज वेल। तो सर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? भाई कैश इक्विवेलेंट इज नॉट एक्चुअली कैश बट इट इज एज गुड एज कैश। फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, बैंक में आपका बैलेंस है, इट इज नॉट कैश बट इट इज एज गुड एज कैश, इट इज एज लिक्विड एज कैश। सर लिक्विड का मतलब क्या है? सर फॉर एग्जांपल
आपका खुला हो सकता है, यानी अगर बैंक में मेरे अकाउंट जो है वो बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बैंक से पैसे निकालने जाके किसी को रीपे कर देना, तो इट इज एज गुड एज कैश। जैसे तुमने प्लास्टिक मनी का नाम सुना होगा, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड जो है या आपका डेबिट कार्ड जो है वो कैश नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ कैश। अब जो दुनिया जा रही है वो ऑब्वियसली प्लास्टिक मनी पर जा रही है, इनफैक्ट अब तो क्रिप्टोज का भी जमाना है, ठीक है ना। तो सर इधर एक सवाल आता है कि सर ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं शॉर्ट टर्म नेचर की, शेयर्स हो गए, तो सर क्या वो कैश इक्विवेलेंट में आती हैं? सर याद रखें, शेयर्स कभी भी कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते। ये तुम्हारा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। बताओ, शेयर्स कंपनी ने खरीदे बेचने के लिए, तो किसी कंपनी के शेयर्स अगर आपने खरीदे में बेचने के लिए, तो सर क्या ये कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आएंगे? नो। अच्छा सर, कौन सी इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में आती है? तो सर याद रखो, मैंने लिखवाया हुआ भी है कि सर वो इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 3 मंथ्स हो, वो आपकी कैश इक्विवेलेंट में आएगी। यानी एग्जाम में अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट दी नहीं और लिखा हुआ है कि 2 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है, तो तुम इस इन्वेस्टमेंट को कहाँ लोगे? कैश इक्विवेलेंट में लोगे। सही है ना, मतलब तुम इसको कैश ही ट्रीट करोगे। सर कैसे करना है अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं, सही है ना, हमने पूरा अभी इंसाइक्लोपीडिया खोलना है। अच्छा सर, ये करने के बाद फिर हमने बात की कि सर थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप भूल जाओ। आप सर ये बताएं कि प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर लेट से आपके पास इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको बोला जाता है कि भाई इसमें से कैश प्रॉफिट निकाल के दो, क्योंकि आप सब जानते हो कि प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट में एक्रूड प्रॉफिट भी होता है, कैश प्रॉफिट भी होता है, सही है। और आपको ये भी पता है कि सर जब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इट्स एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस बिहाइंड दैट प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट और लॉस का कोई नेचर थोड़ी है, it's actually income or expense behind that profit. If income is higher than expense, it becomes profit. If it's a flip side, it becomes loss. तो सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंस हो जिसके अगेंस्ट आपने कुछ पे नहीं किया हो या आपको ना मिला हो, तो एक्रूड प्रॉफिट। कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंस हो जिसके अगेंस्ट आपको जो है आपने कुछ पे किया हो या आपको कुछ मिला हो, कैश प्रॉफिट। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आता है, हमने लास्ट सेशन में डिटेल में बात की है, उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया था सर, वो प्रॉफिट होता है आपका एक्रूड प्लस कैश। अब सर अगर मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं, सर आप मुझे बताओ कि मुझे टोटल प्रॉफिट में से कैश प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूं? तो हमने क्या बात की कि सर एक्रूड प्रॉफिट को जो है आप एक्सक्लूड कर दो, एक्रूड प्रॉफिट को निकाल दो, माइनस नहीं, एक्सक्लूड करना। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सर इनकम जब इंक्लूड हुई थी तो आपने प्लस करा था प्रॉफिट में, अब जब एक्सक्लूड करोगे तो इनकम को तो माइनस करोगे, बट सर जब एक्सपेंस को आपने इंक्लूड करा था तो माइनस करा था, तो एक्सपेंस को जब आप एक्सक्लूड करोगे तो प्लस करोगे। तो सर वो कौन से एक्सपेंसेस होंगे सर जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे नहीं करा? सर कौन सी इनकम होंगी जो एक्रूड प्रॉफिट कहलाएंगी या एक्रूड इनकम कहलाएंगी जिनके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिला? सही है। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सी इनकम के अगेंस्ट जो है लेस देन 3 मंथ्स वाली जो है, जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो, सही है। अच्छा सर, अब सवाल ये है, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूं, ये आपने याद रखनी है, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। सर हाउ कम वी वुड नो कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सी इनकम कैश एक्सपेंस है या कैश इनकम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो सर इसके ऊपर मैंने आपको टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी दी थी, मैंने लिखवाया भी था कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन हो ना, एंड इफ़ यू आर टू लुक एट के उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो उसकी एंट्री पास कर लो। अगर उस एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है ना, तो ईमान रख लो वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा ना, तो ईमान रख लो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, जैसे लास्ट सेशन में तुम्हें रिकॉल होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं जो है एक्सक्लूड करवाता था, प्लस करवाता था प्रॉफिट में, टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की आप एंट्री पास कर लो, कोई कैश ही नहीं आता, सही है ना। अच्छा सर, इसके ऊपर फिर हमने जो है डिटेल में प्रैक्टिस भी की थी, सही है। हमने जो है 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए कि सर अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कैश प्रॉफिट निकालना है, सो हाउ एक्चुअली you would exclude accrued profit, or in other words accrued income, or accrued expense, or in other words non cash income or non cash expense, सही है ना। अच्छा मुझे क्विकली रिकैप करवा दो, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ।
रिकवरी ऑफ राइट ऑफ जो आपको होती है, इज इट अ कैश इनकम और अ नॉन कैश इनकम? सर रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, सर इट्स अ कैश इनकम, इट्स अ कैश इनकम क्योंकि आपके पास कैश आ रहा होता है। सही है सर। एक बच्चे का सवाल आया था मेरे पास, सर अमोटाइजेशन एक्सपेंस, अमोटाइजेशन एक्सपेंस सर क्या होता है? सर अमोटाइजेशन एक्सपेंस तुम समझ लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो है पैरेलल है। सर वो एसेट्स जो टेंजिबल होते हैं पीपी, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वियर एंड टियर का एक्सपेंस चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और अगर तो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गया, आपकी कोई प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, कोई केमिकल्स हो गए, उसकी जो वियर एंड टियर होती है उसके लिए जो आपका एक्सपेंस चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड अमोटाइजेशन। तो सर याद रखो, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमोटाइजेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस लाइक अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर बेड डेट एक्सपेंस, सर नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्सक्लूड करेंगे। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में डिक्रीज आ रहा है या इंक्रीज आ रहा है, नॉन कैश, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। तो सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि सर देखो, जब भी आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालते हो ना, तो आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी इंपैक्ट आता है। जब भी आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालते हो तो आपका इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी जो है वो आपका इंपैक्ट होता है टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। तो इस पर पहले मैंने आपको रूल समझाया, याद करवाया, उसके बाद मैंने आपको लॉजिक दी ताकि आप जिंदगी भर जो है इंशाल्लाह ये चीज कभी ना भूलो कि सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हो टू अराइव एट कैश प्रॉफिट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट एज पर एसोसिएट। तो सर वो रूल क्या था, उसके ऊपर मैंने आपको जो है आपके लेवल का एक जो है मैंने नोट बाय मारफानी भी बताया कि सर अगर तो आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी दिए हुए एंड यू आर टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, तो करंट एसेट्स के साथ कौन सा सलूक करना है? करंट एसेट्स के साथ कौन सा? हाँ, करंट एसेट्स के साथ जो है सोतेली माओ वाला सलूक करना है। मतलब बढ़े हो करंट एसेट्स पिछले साल से तो आप प्रॉफिट में कम कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। और अगर आपके करंट एसेट्स पिछले साल से कम हो रहे हो तो आप टोटल प्रॉफिट में ऐड कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। सर इसकी लॉजिक बाकायदा डिटेल में हमने देखी थी और इसके ऊपर मैंने जो है अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है आपके लिए कि आप लोग जो है उसको देख भी सको। सही है ना सर? इसकी लॉजिक याद रखना, क्योंकि आज जब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूँ तो बाजों का पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड कि हम ऐसा करते क्यों हैं। सही है ना? तो इसकी लॉजिक को याद रखना, ये तुम्हें लॉजिक याद होनी चाहिए। सही है सर? अच्छा सर, करंट लायबिलिटीज के साथ मैंने बोला था सगी माओ वाला सलूक। सही है सर? वो कैसे, क्या मतलब सर आपका? सर करंट लायबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रहे हो तो आपने प्रॉफिट में ऐड कर देना है, करंट लायबिलिटीज पिछले साल से कम हो रही हो तो आपने प्रॉफिट में लेस कर देना है। इसके ऊपर सर फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। सही है? कुछ इलस्ट्रेशंस की थी, मैंने अपने हैंडआउट से भी इलस्ट्रेशन करवाई थी और फिर मैंने तुम्हें जो है इसकी लॉजिक बताई थी, बाकायदा डिटेल में लॉजिक हमने देखी थी कि सर करंट एसेट्स के साथ जो है आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों रखते हैं टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, और करंट लायबिलिटीज के साथ आप डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों रखते हैं, मतलब पिछले साल से बढ़ रही हो तो आप ऐड क्यों कर देते हैं और पिछले साल से कम हो रही हो तो आप लेस क्यों कर देते हैं। तो सर हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर की थी। अब सर उसी चीज़ को जो है लेट्स मूव ऑन टू एक्चुअली फर्दर एडवांस्ड एरिया। सर आपने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दिया, सारी चीज़ें बताई, फिर अचानक से जो है आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट आपने हमें निकालना सिखाया। तो सर ये क्या माजरा था? मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो मैंने तुम्हें बताया था, इसका आम फहम ज़बान में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मैंने तुम्हें मतलब क्या बताया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ये बहुत गौर से सुनना, बहुत अहम बात है। ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि सर आपने कारोबार करके कितना कमाया, मेन बिजनेस करके कितना कमाया, मेन बिजनेस करके कितना कमाया, कितना कैश अर्न किया, यही होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि आपने मेन बिजनेस करके कितना अर्न किया। अब जरा मुझे बताओ कि मेन बिजनेस जो आप करते हो वो कहां से आता है? ऑब्वियसली वो प्रॉफिट से आता है। आपने जो प्रॉफिट कमाया आप यही बोलोगे कि भाई मेन बिजनेस तो मेरा यही था, जो प्रॉफिट आपका आ रहा है एसओसीआई में।
तो सर आप क्या करते हैं, यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश निकालना होता तो आप क्या लिखते हैं, आप बोलते हैं सर एसओसीआई में मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो मेन एक्टिविटी से मैंने कमाया है। सही है, तो सर आप एक काम करें, वो प्रॉफिट उठा लें और उसमें से कैश जो नॉन कैश आइटम्स है उनको निकाल दें, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना आप। अगर आपको बोला जाता कि सर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल के दो, तो सर आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं अच्छा एसओसीआई में प्रॉफिट आ रहा है मेरा, सही है सर ये ले लो, इसमें से आप क्या कर दो, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिनको मैं नॉन कैश एडजस्टमेंट्स कहता हूं, आप क्या करते, वो प्लस माइनस करते, ऐसा ही करते, सही है, वो प्लस या माइनस करते, ऐसा ही करते ना आप। और आप फिर क्या करते, सर अगर कोई और नॉन कैश आइटम्स होते या कोई और आइटम्स होते तो सर आप उसको प्लस माइनस करते, सही है। और दूसरे आइटम्स कौन से होते, सर वो आपके होते करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, सही है। तो सर आपके पास क्या आ जाता, कैश प्रॉफिट आ जाता। ऐसा ही करते ना आप। तो सर मुझे आप एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो टोटल प्रॉफिट है ये जो है ये आपका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सही है। और सर ये जो कैश प्रॉफिट हुआ ये फिर क्या हुआ, कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब प्रॉफिट को तो हम रिप्लेस कर दो फ्लो से। तो सर अगर मैं आप लोगों को आपस की बात बताऊं तो पिछली क्लास में जो हम प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीख रहे थे वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकालना सीख रहे थे। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बातों ही बातों में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीख ली है, सही है। अब सर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर निकालना है तो आपको याद है कि सर हसन मारफानी ने पढ़ाया है कि प्रॉफिट में से सर दो चीजें आपने जो है इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी है, एक तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और दूसरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इम्पैक्ट। तो आपके पास ये जो कैश प्रॉफिट आएगा इट वुड बी नथिंग बट इट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अच्छा इधर कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में जो है अदर इनकम भी आ रही होती है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ रहा होता है, तो वो तो आपका मेन बिजनेस नहीं होता। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा होला हाथ रखो, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब मैं करवाऊंगा तो फिर मैं वहां तुम लोगों को क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप जो है उस मेन प्रॉफिट में से निकालते हो। अभी फिलहाल आप अपने आप को फोकस्ड ये रखो कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलेगा। सर आपने टोटल प्रॉफिट में से आपने क्या करना है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम है उसको एक्सक्लूड करना है, और जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं उनका आपने इंपैक्ट लेस करना है या ऐड करना है। वो क्यों करना है इसकी लॉजिक हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी। लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीखा। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है एंड नाउ यू पीपल वुड बी इंजॉइंग कि सर हमने बातों बातों में जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीख ली है। सर क्लियर है आपको? अच्छा अरसलान वो बताऊंगा मैं, वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताऊंगा, सही है ना। सर लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके ये दो किस्म के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं बट वो भी फिलहाल तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो मैं भी फिलहाल उस पर डेलिब्रेट नहीं करूंगा। अच्छा सर मुझे आप लोग ज़रा एक बात बताएं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, सही है, पास्ट नॉलेज, मुझे आप लोग बताएं कि सर पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप पीपी अपने दिमाग में रखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ना रखो, सही है। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, ज़रा रिकॉल करें आप। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन। सर पीपी आपने एडिशन किया होगा, अक्वायर किया होगा, परचेज किया होगा, एडिशन लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन सोचें क्या क्या हो सकती हैं, एडिशन, अक्वायर किया है, और क्या हो सकता है सर, सेलिंग, डिस्पोजल जिसको आप बोलते हो, सही है ना, डिस्पोजल, डिस्पोजल पे बाकायदा मैंने डिटेल में नोट लिखवाना है तो नोट 1, सही। और क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे। सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आपके एडिशन का हिस्सा होता है, बचपन में आपने पढ़ा था ना कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और सर और कोई आइटम आपको याद आ रहा है, और कोई आइटम आपको याद आ रहा है, रीवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू गेन या लॉसेस को मैं कर देता हूं, फेयर वैल्यू गेन, सही है। सर फेयर वैल्यू गेन क्या होता है, सर अगर लेट से आपका एक एसेट है, आपने 100 रुपये का खरीदा हुआ है, इसकी वैल्यू 150 रुपये 150 रुपये हो गई, 50 रुपये से बढ़ गई, फेयर वैल्यू गेन, ठीक है ना। अच्छा सर
अब आप मुझे बताओ कि सर ये जो आपको मैंने 4 किस्म की ट्रांजैक्शंस लिखवाई हैं, इसमें से कौन सी कैश पे इम्पेक्ट होगा और क्या होगा, और किस ट्रांजैक्शन का कैश पे इम्पेक्ट नहीं होगा, आपने ये बताना है मुझे। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो सर आपने एंट्री बना लेनी है, आपको पता चल जाएगा। सर जब आप पीपी एडिशन करते हो, परचेज करते हो, तो बताओ कैश पे इम्पेक्ट होता है? जी सर कैश जाता है। तो कैश के पर्सपेक्टिव से ये क्या है सर? कैश के पर्सपेक्टिव से सर ये क्या होगा? आउटफ्लो। मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस। अच्छा सर जब आप डिस्पोजल करते हो, जब आप डिस्पोजल करते हो तो कैश का क्या होता है? इनफ्लो या आउटफ्लो? या कैश आता जाता ही नहीं है? इनफ्लो। ज़बरदस्त सर, इनफ्लो। अच्छा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, देखो डिस्पोजल का मतलब जो है ना, ये चलो मैं अभी ये नोट 1 करवाऊंगा तो इसमें डिटेल में बताऊंगा, सही है ना। इनफ्लो मैंने प्लस कर दिया। सर डेप्रिसिएशन, इनफ्लो आउटफ्लो, सर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, सही है ना। नॉन कैश, सर बैक ऑफ द माइंड यू पीपल आर पासिंग एन एंट्री। सर फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, सर नॉन कैश, क्योंकि आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, आपका एक एसेट है 100 रुपए का है, अचानक से इसकी वैल्यू 150 हो जाती है तो आपको 50 रुपए मिलते थोड़ी हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है, नॉन कैश। ऐसा ही है सर। सर ये आप अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं कैश फ्लो बनवाऊंगा तो सर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन या लॉस आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले तो ज़रा इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सर याद रखो, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो ना तो वो 2 तरीक़ों से करते हो, एज अ लेंडर या फिर एज एन ओनर। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सर लेट से मारफानी लिमिटेड में को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आपने मारफानी लिमिटेड को एज अ लेंडर 10 लाख रुपए दिए कि भाई 10 लाख रुपए वापस दे देना हमें। तो सर अगर तो आपने एज एन उधार इन्वेस्टमेंट की है तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट नाम है इसका, नाम है, सही है ना। अच्छा सर अगर तो आप एज एन ओनर, फॉर एग्जांपल आप मारफानी लिमिटेड के अंदर मेरे पास आते हो, मैं मारफानी लिमिटेड का सीईओ हूं, आपने बोला हसन मारफानी हमें मारफानी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने, हम इसके मालिक बनना चाहते हैं कुछ हिस्से का। मैंने बोला सही है भाई शेयर्स खरीद लो। तो अगर आप एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कहलाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नाम है इसका। सर फर्क क्या है दोनों में? सर याद रखो, याद रखो, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, इस रिटर्न को कहते हो आप इंटरेस्ट, सूद, विच इज़ हराम, सही है। और जो सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, सही है ना, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। आई होप आपको क्लियर है। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने किस्म की हो सकती हैं। नाउ सर लेट्स मूविंग ऑन, मुझे जल्दी से बताओ सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। जैसे आपने ऊपर पीपी का बताया ना सर, एडिशन, ज़बरदस्त, आपने अक्वायर किया, परचेज किया, एडिशन, इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज किए, ऐसा ही है ना सर, एडिशन। इसी तरीके से सर और क्या हो सकता है? डिस्पोजल, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, डिस्पोजल या फिर रिडेम्पशन। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है सर? डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको मिलेगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, सर यही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। इसी तरीके से सर और क्या हो सकती हैं? फेयर वैल्यू गेन और लॉस। कोई और याद आ रही है आपको? कोई और ट्रांजैक्शन याद आ रही है आपको? अच्छा सर एडिशन, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश के पर्सपेक्टिव से सर एडिशन, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो कैश जाता है, आउटफ्लो। डिस्पोजल या रिडेम्पशन, सर इन्वेस्टमेंट आपने डिस्पोज की, बेची, तो आपको कैश मिलेगा, इनफ्लो। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड, इनकम नहीं, रिसीव्ड, इनकम और रिसीव्ड में फ़र्क होता है, सही है ना। क्या फ़र्क होता है जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा सर। इनफ्लो। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदी, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई आपकी 150 रुपये, सर इनफ्लो आउटफ्लो, सर कुछ भी नहीं,
तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड मैक्सिमम यही चीज़ें आ सकती हैं कैश फ्लोज में, कुछ और नहीं आ सकता। तो सर अगर ये ट्री को तुम लोग पक्का कर लो तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। सर बनेगा कैसे बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअली पक्का करोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम कौन से आइटम्स आ सकते हैं, सही है, और उसमें से कौन से कैश हैं और कौन से नॉन कैश हैं, पहले ये पक्का करो फिर फॉर्मेट देखते हैं। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर, अब जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए जा रहा हूं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। यहाँ एक मैं आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो भी मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। सर डिस्पोजल नॉर्मली डिस्पोजल क्या होता है? सर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजल, तो सर डिस्पोजल क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं, जो हमारा व्यू है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है आमतौर पर, वो होती है डिस्पोजल मतलब सर बेचना। सर याद रखो, बेचना इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब कतन सिर्फ बेचना नहीं होता सर। डिस्पोजल का मतलब होता है अपनी बुक से एक्सक्लूड करना, राइट ऑफ करना। अब सर डिस्पोजल जो है सर वो सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, सही है ना, बेच के भी हो सकता है। डिस्पोजल डिस्ट्रॉय होके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसिड तवा हो गया, ये भी डिस्पोजल है, सही है ना। सर डिस्पोजल आपका थेफ्ट से भी हो सकता है, चोरी हो गया, खुदा ना खास्ता चोरी हो गई किसी के यहाँ, डिस्पोजल बुक से निकल रहा है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। सर आपने चैरिटी दे दी, ये भी डिस्पोजल है। तो सर याद रखो याद रखो याद रखो, डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। डिस्पोजल मींस राइटिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एग्जामिनर ने बाकायदा इस पे कमेंट भी दिया है कि बच्चे समझते हैं कि डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना होता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, सही है ना। अच्छा मजे की बात बताऊं, डिस्पोजल में ये चीज आपके लेवल पर तो नहीं आएगी, बट आगे जब तुम इंशाल्लाह जब तुम एमएफए में जाओगे या तुम जब फाइनल्स लेवल पर जाओगे, तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि डिस्पोजल में हम लोग जो समझते हैं ना कि सर हमेशा इनफ्लो होगा, सर बाजों का डिस्पोजल में आउटफ्लो भी होता है, सही है ना। स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। अच्छा सर, यानी बोलते हैं ना कबाड़िए को दे दिया तो वो भी डिस्पोजल है, सही है। स्क्रैप में हम लोगों ने बोलते हैं ना बेच दिया। अच्छा सर, कुछ ऐसे डिस्पोजल्स भी होते हैं जिसमें आपका इनफ्लो नहीं होता, आपका आउटफ्लो होता है। अरे सर डिस्पोजल में आउटफ्लो कैसे होता है? जी बिल्कुल होता है। ये आप लोगों के अभी लेवल पर नहीं आएगा, बट एक अपनी जो है ज़हनशी कर लें आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए। सर जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, बाजू का जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ जो आपका मवाद होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए, उसको उठाने के लिए बाकायदा आपको पैसे देने पड़ते हैं, सही है। क्योंकि वो लेगा तो नहीं, जो उठाने वाला होगा जाहिर सी बात है माल वगैरह, उसको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे कि भाई इसकी सफाई कर दो। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि डिस्पोजल में आउटफ्लो भी आ सकता है, बट अभी फिलहाल आपके लेवल के लिए आप समझो डिस्पोजल का मतलब है इनफ्लो। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि डिस्पोजल में सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं आता, सेल इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, इट्स नॉट द सोल वे, ठीक है ना। अब सर इधर गौर से सुनेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर हम बेच रहे हैं, सही है। अब सर हम माल बेच रहे हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। बहुत गौर से सुनना, मेरे पास एक एसेट है, लेट से मेरे पास जो है ये मोबाइल है, ये मोबाइल में बेच रहा हूँ। इधर गौर से सुनना, दैट्स माय लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। बहुत गौर से सुनना, सही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब होगा क्या तीन केसेस हो सकते हैं। दिस इज डिस्पोजल प्रोसीड्स, आपको कितने मिले, दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज गेन और लॉस। एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ रहें। सर लेट से ये मोबाइल जो है मैंने खरीदा था 10 रुपए का, एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, 10 रुपए का। अच्छा सर अगर मैं इसको 10 रुपए में ही बेचता हूं, कितने का गेन या लॉस हुआ? सर कुछ भी नहीं। सर एक काम करें ना, लगे हाथों एंट्रीज भी बना दें। आए सर एंट्रीज भी बना लेते हैं। सर एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट, कितने से सर? 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। कैश डेबिट 10 से, पीपी क्रेडिट 10 से ऐसा ही है सर। एक और एग्जांपल सर, केस 2। केस 2 में लेट से मैं बोलता हूं 10 रुपए का ये मेरा मोबाइल था, ये बिका 12 रुपए में। कितने में बिका है सर? 12 रुपए में। यहां आपका सर मैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू
इनफैक्ट ये जो स्पेशली OA लेवल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटर के बच्चे तो कैश फ्लो पढ़ते नहीं है, सही है, उनके कोर्स में नहीं होता। OA लेवल्स के बच्चे जो नॉर्मली पढ़ के आते हैं, गेन या लॉस जो है वो नॉन कैश आइटम है, इस पर मैं तुम्हें कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा, इधर बहुत गौर से सुनना। सर आपका गेन कितना हुआ? 2 रुपये। सर एंट्री क्या पास होगी? सर मुझे बताओ आपकी जेब में कैश कितना गया है? आपकी जेब में कैश कितना गया है? 12 रुपया, सही है ना, 12 रुपये गए ना डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये रहे 12 रुपये। पीपी कितने से क्रेडिट हुआ है? सर 10 से। और गेन कितना हुआ है? 2 से। तो सर यहाँ एक चीज याद रखें जो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हैं कि सर गेन या लॉस नॉन कैश होता है। तो सर ऐसा नहीं है, आपको 12 रुपए का 10 रुपए की चीज 12 में बिक रही है तो 2 का गेन हो रहा है। तो भाई 2 का गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कैश में मिल रहा है 2 रुपया। तो सर याद रखो, गेन या लॉस इट्स अ कैश आइटम। तो सर फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों इसे हम एक्सक्लूड या इंक्लूड, वो बताता हूँ, उसकी लॉजिक अलग है। उसकी लॉजिक ये नहीं है कि सर वो नॉन कैश है। अब एक और चीज, सर लेट से सेम एग्जांपल, 10 रुपए का सर एक एसेट है, अज्यूम करो 7 रुपए में बिकता है, तो लॉस कितने का है सर? 3 रुपए का। सर एंट्री क्या पास करेंगे? कैश 7 रुपया, लॉस 3 से, और पीपी क्रेडिट 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। डिस्पोजल के तीनों केसेस क्लियर हैं कि सर आपका जब आप नो गेन नो लॉस पे बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, सर आप जब गेन में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, और सर जब आप लॉस में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी। और इस एंट्री के जरिए आई एम श्योर यू पीपल आर क्लियर होन कि सर जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है इट्स अ कैश आइटम। आप देखो ना, आपको 10 की चीज 12 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, ये 2 रुपए का गेन ही तो है, और क्या है। अच्छा सर अब एक काम करते हैं, जरा गौर से सुनेंगे, जरा इधर गौर से सुनेंगे। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर कि सर अब हम इसको कैश फ्लोज के अंदर इम्बेड कैसे करेंगे, या कैश फ्लोज पे इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, बहुत गौर से देखना। मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरे साथ रहेंगे आप लोग, सर मेरे साथ रहेंगे आप लोग। ये बहुत अहम चीज है जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं। प्रॉफिट, ये हम लोग लास्ट सेशन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं, सही है ना। सर आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर, सही है। इधर मैं कुछ अहम चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही है। अच्छा, कैश प्रॉफिट को मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकता हूँ, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी बना लेता हूँ। एक रफ सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, सही है ना, कुछ भी नहीं करा, बस लिख रहा हूँ। फॉर्मेट के लिए भी आपको मैं केस 1, केस 2, केस 3, डिस्पोजल, प्रोसीड्स फ्रॉम पीपी। सर बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने। अच्छा सर आप ज़रा रिकॉल करें, एक चीज़ समझें, पहले तो एक चीज़ समझें, याद रखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप बताते हो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीद के या बेच के आपके पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। यानी अगर मैंने ये मोबाइल 12 रुपए में बेचा है तो मैं बोलूँगा 12 रुपए आए। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दिस मोबाइल इज़ 12 रुपया। अगर मुझे 5 रुपए जो है ये 5 रुपए में बिका है तो मैं बोलूँगा 5 रुपए आए। तो याद रखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने हमेशा आपकी जेब में जितना गया है वो दिखाना है, कैश का फ्लो दिखाना है ना, आपने ये तो दिखाना ही नहीं है कितने का था। तो सर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बताओ, पहला जो केस था केस 1, उसमें आपकी जेब में कितना कैश गया है, जल्दी से बताओ। आपकी जेब में कितना कैश गया है पहले केस में, जल्दी से बताओ। 10 रुपये, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, 10 रुपये। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो कैश डेबिट हो रहा है। दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? 12 रुपये। ये देखो 12 रुपये, जबरदस्त। जेब में जितना गया है वो दिखाना है, ये चीज ये टिप में दे रहा हूं, ये याद रखनी है आपने। और केस 3 में आपकी जेब में कितना गया है? 7 रुपये। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स सो अप्रिशिएबल।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह सब जो है अभी बेसिक्स में अपना प्रॉफिट वगैरह एसओसीआई निकाल के आए हैं, एसओसीआई बनाना सीख कर आए हैं। तो सर आप मुझे बताओ, आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है, आपके टीचर आपको याद है अदर इनकम में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल लिखवाते थे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको माइनस करवाते थे, और अदर इनकम के अंदर गेन या लॉस को प्लस या माइनस करवाते थे या नहीं करवाते थे, बताओ। हाँ सर करवाते थे। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो आपने प्रॉफिट उठाया है, अगर तो कोई गेन या लॉस होगा तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला प्रॉफिट है, ये मैं इन सर्कल कर रहा हूं, इसमें गेन या लॉस ऑलरेडी शामिल होगा। ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इसमें गेन या लॉस शामिल होगा, क्योंकि अदर इनकम जो है वो प्रॉफिट से पहले आती है, ऐसा ही है ना। अच्छा सर पहला केस में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले केस में कोई गेन या लॉस नहीं हुआ है, तो इस प्रॉफिट के अंदर गेन या लॉस जो है वो शामिल ही नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले केस में तो शामिल ही नहीं है ना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल पहले केस में तो शामिल ही नहीं है, क्योंकि कोई गेन या लॉस हुआ ही नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं करना कैश प्रॉफिट निकालते हुए या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर मुझे बताओ दूसरे केस में जब तुमने ये प्रॉफिट उठाया है ये वाला, क्या इसमें तुमने 2 रुपए का गेन शामिल किया होगा? ये जो दूसरा केस है जब तुमने प्रॉफिट निकाला होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो एसओसीआई का प्रॉफिट आ रहा होगा उससे पहले अदर इनकम के अंदर गेन तुमने 2 रुपए का शामिल किया होगा, अगर यही केस है तो। हाँ सर बिल्कुल किया होगा। और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये जो आप 12 दिखा रहे हो, इस 12 में भी 2 रुपए का गेन शामिल है। सर वो कैसे? अरे भाई 12 रुपए का ब्रेकअप, ये ना 10 का पीपी था, 2 का गेन था। तो सर डोंट यू थिंक इट वुड बी अ डबल काउंटिंग कि आप इन्वेस्टिंग के अंदर 12 दिखा रहे हो जिसमें 2 रुपए शामिल हैं, और ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसमें भी 2 शामिल है, तो सर ये ज्यादती नहीं है। तो सर डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? तो सर हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में से इस 2 रुपए के गेन को एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जब इंपैक्ट लिया था तो प्लस करा था, इंपैक्ट निकालेंगे तो माइनस करेंगे। तो सर आपको लॉजिक पता चली? तो सर याद रखें गेन ऑन डिस्पोजल इट्स अ कैश आइटम, बट व्हाई वी एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रॉफिट टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। तो आज के बाद मैं किसी बच्चे से ये ना सुनूं कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है, तभी हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा सर जल्दी से केस 3 बताओ। सर मुझे बताओ, ये तुमने जब 7 रुपए यहां लिया तो 7 रुपए के अंदर क्या लॉस शामिल है? जी सर बिल्कुल शामिल है। अगर लॉस ना होता तो 10 रुपए मिलते हैं। और ये जो लॉस है डोंट यू थिंक ये तुम्हारे इस प्रॉफिट में भी शामिल है? हाँ तो सर एक जगह से इंपैक्ट एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहां, लॉस को यहां ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जब लॉस का इंपैक्ट लिया था तो माइनस करा था, लॉस के इंपैक्ट को निकालेंगे तो प्लस करेंगे। आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लेट्स discuss our last activity, then we would be done conceptually with regards to our cash flow statement. Sir cash flow from financing activities, सर याद रखें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि बिजनेस को फाइनेंस से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। सर याद रखें बिजनेस को फाइनेंस ना 2 तरीकों से मिल सकता है, पैसे 2 तरीकों से बिजनेस को मिल सकते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं हो सकता। या तो ओनर बिजनेस को पैसे देंगे जिसको आप बोलते हैं कैपिटल या इक्विटी, या लेंडर्स बिजनेस को पैसे देंगे जिसको आप बोलते हैं लायबिलिटी। कोई तीसरा तरीका कार नहीं हो सकता। सही है। अच्छा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो फाइनेंस है, उन दोनों में फर्क क्या है? सर बहुत अहम चीज है। सर जब बिजनेस किसी और कंपनी में, किसी और एंटिटी में पैसे लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, मगर अगर कोई बिजनेस में लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए फाइनेंस है। बहुत अहम चीज। सर अगर बिजनेस किसी और एंटिटी में पैसे लगा रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और अगर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो ये बिजनेस के लिए फाइनेंस है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। टिप ऑफ द डे,
सही है, ये लिखना चाहो ये कहीं लिख लो। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कि सर ओनर जब भी पैसे लगाता है बिजनेस में तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है। सर एडिशनल कैपिटल, जिसको आप लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हो। सर इनफ्लो आउटफ्लो, सर ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। सर इनफ्लो, सर ओनर के पास से तो जा रहे हैं ना, अरे भाई हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बिजनेस में तो आ रहे हैं ना। और क्या सर, ड्राइंग, ड्राइंग बिजनेस से पैसे निकाल रहा है ओनर, आउटफ्लो। और क्या हो सकता है सर, डिविडेंड हो सकता है। डिविडेंड ऑब्वियसली कंपनीज के केस में आएगा, सही है ना, मगर चूंकि हम अभी ओवरऑल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। सर डिविडेंड पेड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है सर, यही मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं ना, सही है। अच्छा सर, हम बचपन में पढ़ते थे कि प्रॉफिट को जो है उसको भी ऐड या लेस करते हैं, तो सर प्रॉफिट चूंकि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कर रहे होते हैं तो इसको क्रॉस लगा दो, सही है, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डेल्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डेल्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सही है सर। अच्छा सर, लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सर क्या क्या हो सकती हैं ट्रांजैक्शन, लोन ऑब्टेन्ड, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो, लोन रीपेड, लोन वापस कर दिया, आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेड, जाहिर सी बात है ना कि जो है क्या कहते हैं कि लेंडर ने जो आपको उधार दिया है, ही और शी वुड बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट आप पे करोगे लेस। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम ये आइटम्स हैं, ये ट्री जो मैंने बनाया है कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इससे बाहर नहीं जा सकता एग्जाम में। मैक्सिमम यही चीज़ें जो है ना पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला ट्री भी जो है वो क्लियर होगा। सर सबसे पहले तो नेम ऑफ द एंटिटी, फॉर एग्जांपल मारफानी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। याद रखें सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बनता है, आपका बैलेंस शीट एज ऑफ बनता है, सही है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर बनता है, कैश फ्लोज भी फॉर द ईयर बनता है, पूरे साल का बनता है, ठीक है ना, फॉर द ईयर। अच्छा सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अब तुम रिकॉल करोगे जो मैं बोलता था ना टोटल प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना, ये वही चीज़ है। देखो टोटल प्रॉफिट आ गया एज पर पीएनएल। सर बिफोर टैक्सेशन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अभी टैक्स हमने नहीं पढ़ा, सही है ना। ये एज पर पीएनएल में तुम लोगों को प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकलवाता था ना, ये वही था। अच्छा सर, इसके बाद क्या करते थे हम, इनकम और एक्सपेंसेस जो नॉन कैश होते थे उसको हम लोग एक्सक्लूड करते थे। ये देखो डिप्रिसिएशन, लॉस या गेन, सही है। इसी तरीके से लॉस ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन, ये सारे नॉन कैश हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम, सही है, ये दूसरी एक्टिविटी में आ रहे हैं। तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको अभी नरेशन को फिलहाल छोड़ दो, मोटा मोटा देखो फॉर्मेट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट तुम्हें हिफ्ज हो जाएगा। अभी लॉजिकली देखो कि सर ये जो मैंने तुम्हें प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखाया था ये वही है, बस इसको थोड़ा सा ना शशके वशके हेडिंग वेडिंग डाल दी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर डिक्रीज और इंक्रीज इन स्टॉक पढ़ा था ना कि करंट एसेट्स बढ़े तो कम कर देना। स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या है तुम्हारा, करंट एसेट। देखो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस कर रहे हो, सही है, पॉजिटिव साइन है ना, और इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर रहे हो। इसी तरीके से डेटर्स करंट एसेट हैं, बढ़ रहे हो तो कम कर रहे हो, कम हो रहे हैं तो बढ़ा रहे हो। इसी तरीके से तुम्हारा अदर करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स, सही है। तो सर जब तुम अभी फिलहाल टैक्स को और ग्रेचुइटी को छोड़ दो तो सर ये तुम्हारा वही कैश प्रॉफिट आ गया जिसको हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते थे। सर हमने रो फॉर्म में पढ़ा था, ये अब थोड़ा सा शशका वशका जो है मिर्च मसाले लगा के हमने पढ़ना है। तो सर क्लियर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वही चीज़ें थी जो हमने पढ़ी हैं सिवाय टैक्स और ग्रेचुइटी के। जी बेटा, डेटर जो है करंट एसेट है, रिसीवेबल को कहते हैं। डेटर मतलब रिसीवेबल, क्रेडिटर मतलब पेएबल। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये तो बहुत आसान है सर। परचेज ऑफ पीपी, देखो हमने पढ़ा था माइनस होता है, देखो माइनस हो रहा है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी हमने पढ़ा था प्लस होता है, देखो प्लस हो रहा है। परचेज ऑफ अदर नॉन करंट एसेट, कोई और अगर नॉन करंट एसेट है देखो वो माइनस हो रहा है, परचेज इन्वेस्टमेंट्स हो गई। सर सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अदर एसेट देखो प्लस हो रहा है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड देखो प्लस हो रहा है। जब टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सर यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी ट्री की फॉर्म में, ऐसा ही था या नहीं था?
मैक्सिमम यही हो सकते हैं आयशा, जो इस फॉर्मेट में लिखे हुए बच्चा, मैक्सिमम यही हो सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सर, इन्वेस्टमेंट्स या कंट्रीब्यूशन, इनफ्लो पड़ा था या नहीं पड़ा था? ड्रॉइंग आउटफ्लो पड़ा था ना? लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन्ड, देखो प्लस हो रहा है, लोन रीपेड माइनस हो रहा है, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट पेड माइनस हो रहा है। तो सर जब आप इन सबको नेट करोगे तो क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और जब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो सर यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो माशाल्लाह सर आप लोग सब अब माशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस सब का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तुम लोगों की मोहब्बत में। सर हमने आज के सेशन में सबसे पहले तो पूरा रिवाइज करा जो पिछला पढ़ा था। फिर आज हम लोगों ने देखा कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है सर, वो आप जो प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखा रहे थे वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को प्लस या माइनस करते हैं बेस्ड ऑन द रूल। लॉजिक की मैंने तुम लोगों को डिटेल में जो है लास्ट सेशन में बताया भी था और उसकी बाकायदा शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाल दी है। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो है सर आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो आता है। सर याद रखें लॉन्ग टर्म एसेट्स या तो पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होंगे या फिर आपके जो है इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? पीपी से रिलेटेड एडिशन हो सकता है, वो आउटफ्लो होगा। डिस्पोजल हो सकता है, सही है, वो प्लस होगा। डेप्रिसिएशन हो सकता है, वो नॉन कैश होगा। फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो सकता है, वो भी नॉन कैश होगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, एडिशन हुआ है। डिस्पोजल हो सकता है, इनफ्लो दैट इज़ इनफ्लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिकेंगी तो कैश आएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड आपका रिसीव हो रहा है, इनफ्लो। फेयर वैल्यू गेन या लॉस नथिंग, नॉन कैश आइटम है। फिर हमने इसी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली दो किस्म की होती हैं, या तो डेट होंगी या इक्विटी होंगी। डेट पे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको कहलाता है इंटरेस्ट या सूद विच इज़ हराम। इक्विटी पर जो रिटर्न मिलता है दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड विच इज़ हलाल, सही है। अच्छा सर, इसी तरीके से फिर हमने जो है लॉजिक देखी कि सर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर होते हैं तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिस्पोजल प्रोसीड्स लेते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में गेन या लॉस को आप प्लस या माइनस या प्लस करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग, सही है। अच्छा सर, फिर हमने जो है क्या कहते हैं देखा कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं कैश फ्लो उसमें मैक्सिमम क्या चीज़ें आ सकती हैं। हमने देखा कि ओनर से रिलेटेड कैश के ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं या फिर लेंडर से रिलेटेड, सही है। उस पूरी ट्री को हमने देखा। फिर मैंने बाकायदा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट आपका पेपर में आ सकता है, सवाल आएगा पेपर में, वो हमने देखा कि किस तरीके से सवाल आएगा और हमने उसको किस तरीके से फॉर्मेट में ढालना है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन को में जो है हम लोगों ने